शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है जिसमें एक बहुत बड़े से गेट के बाहर दो सिक्योरिटी वाले खड़े थे। तभी एक पति पत्नी उधर से आते हैं और कहते हैं कि इस बंगले में रहने वाली मालकिन से उन्हें मिलना है। वो उनको बहुत अच्छे से जानती हैं। एक बार मुझे उनसे मिल लेने दो, मैं तुम्हारे हाथ पांव जोड़ती हूँ। एक सिक्योरिटी वाला इतना सुनकर अंदर जाता है और कहता है, मालकिन मालकिन, बाहर आपसे कोई दो लोग मिलने आए हैं। घर की मालकिन सीसीटीवी कैमरे में बाहर मिलने वाले लोगों को देखने लगती है तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहती है, जो लोग मुझसे मिलने आए हैं ना, उनको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, उनसे कहना इस घर की मालकिन उन दोनों को कभी नहीं जानती है और दोबारा से मेरे घर के बाहर नहीं दिखना चाहिए। पर मैडम, वो दोनों कह रहे हैं कि वो आपके भैया भाभी हैं। गुस्सा करते हुए शोभा कहती है, मेरी माँ के अलावा अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उन दोनों को अभी के अभी घर के बाहर निकालो। आखिरकार वो दोनों व्यक्ति कौन थे और वो खुद को शोभा के भाभी भैया क्यों बता रहे थे? अगर भाभी भैया थे तो शोभा के मन में उनके लिए इतना गुस्सा क्यों था? चलिए अतीत में चलते हैं, आपको बताते हैं। बहुत दिन पहले की बात है। पापा, मैं भैया की शादी में पूरे 4,000 का लहंगा खरीदूंगी। मेरे भाई की शादी है और मैं दूल्हे की बहन हूँ। तो अगर दूल्हे की बहन हूँ, मैं इतना महंगा लहंगा नहीं लूँगी तो मेरी सहेलियाँ मुझ पर हंसेंगी। फिर राजेश जी कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तुझे 4,000 रुपये दे दूँगा और तू अपने पसंद का लहंगा खरीद लेना, क्योंकि घर में शादी बार बार नहीं होती है। मेरी बेटी किसी से कम है क्या? कम नहीं लगनी चाहिए। बाप बेटे की बात सुनकर पास में बैठी शोभा की माँ सुनैना जी कहती हैं, हाँ हाँ, और सर पर चढ़ा लो अपनी बेटी को। 4,000 का लहंगा दिलाओगे? इतना महंगा दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए बाजार से सूट का कपड़ा लेकर आई थी, उसी को मैं घर पर सिल दूंगी, वही सूट पहन लेना। क्या माँ, आप भी कैसी बातें करती हो? मैं आपके हाथ के सिले हुए सूट नहीं पहनूंगी, लोग क्या कहेंगे? भाभी की शादी में इतना सड़ा सा सूट पहनना मुझे नहीं पहनना है। मैं आपके हाथ का सिला सूट नहीं पहनूंगी, ठीक है ना माँ? और शोभा मुंह फुला लेती है बोलकर। राजेश जी अपनी पत्नी से कहते हैं, क्यों मेरी बेटी को परेशान करती रहती हो? आखिर मैं इतना कमाता किस लिए हूँ? क्या अपनी बेटी की छोटी सी फरमाइश भी पूरी नहीं कर सकता? आपको ये फरमाइश छोटी सी लगती है? 4,000 का लहंगा मांग रही है, कल को ससुराल जाएगी। अगर इनकी फरमाइशें ससुराल वाले पूरे नहीं कर पाए फिर ये कैसे रहेगी? तुम इतनी चिंता मत करो, मैं इसके लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो बहुत अच्छी नौकरी करता हो, खूब सारे पैसे कमाता हो, मेरी बेटी को कभी पैसों की कमी महसूस ना हो। कुर्ते से राजेश जी 4,000 रुपये निकाल कर शोभा को दे देते हैं। शोभा पैसे माँ को दिखाते हुए कहती है, देखो माँ, आखिरकार पापा ने मुझे पैसे दे ही दिए। पापा मुझे कभी मना नहीं करते हैं। शोभा की बात सुनकर सुनैना जी मुस्कुरा देती है, अच्छा माँ, अभी तो आप मुझे पैसे देने से मना कर रही हो, लेकिन कल को घर में आप मेरी भाभी भी आएंगी, फिर तो हम दोनों आपसे पैसे मांगेंगी, फिर आप क्या करोगी? वो भी किसी की बेटी होगी जो हमारे घर आ रही है। अगर तुम्हारी फरमाइशें पूरी करूँगी तो अपनी बहू की भी फरमाइशें पूरी करूँगी, उसे भी अपनी बेटी बनाकर रखूँगी। माँ, मुझे भी भाभी को घर लाने की बड़ी जल्दी है। वैसे भी घर में मुझे सुना सुना सा लगता है। आपसे कितनी भी बातें करूं, भाभी आ जाएगी तो मुझे भाभी के साथ साथ एक सहेली भी मिल जाएगी। खूब सारी बातें करूंगी उनके साथ। माँ, मैं अपने हाथ से भाभी को पनीर पकौड़े वाली डिश बनाकर खिलाऊंगी। मैंने यूट्यूब से बनाना सीखा था, आपको तो पता है मैं कितना टेस्टी बनाती हूँ। भाभी को भी बनाकर खिलाऊंगी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हम दोनों साथ में शॉपिंग करने जाएंगे, मूवी देखेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। अपनी माँ सिलाई काम पूरा करते हुए सुनैना जी कहती हैं, अब मेरे सर पर भाभी के नाम का जाप करती रहेगी या रसोई में भी जाएगी? कुछ खाने के लिए बना, बड़ी तेज भूख लग रही है। पनीर के पकौड़े बना लूँ क्या माँ? मौसम भी बारिश वाला हो रहा है और आपको तो पता है मेरे हाथ के कितने टेस्टी पनीर पकौड़े बनते हैं। हाँ हाँ, तू अपने मुंह से ही अपनी तारीफ कर ले
किसी और को तो तारीफ करने का मौका ही मत देना। हंसती हुई सुनैना जी कहती हैं। और आखिरकार कुछ दिनों बाद वो दिन आ गया जब शोभा अपने भाई की बारात लेकर भाभी के घर गई। सुनैना के माता पिता एक गांव में रहते थे और उनकी भाभी पास के ही एक शहर की थी। दुल्हन के रूप में सजी हुई शोभा जब अपनी भाभी किंजल को देखती है तो उसे गले लगाकर कहती है, भाभी आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, काला टीका लगा लो नहीं तो नज़र लग जाएगी। अपनी आंखों का काजल निकाल कर वो किंजल को लगाने लगती है। लेकिन किंजल बीच में ही हाथ पकड़ ले कर कहती है, क्या कर रही हो? अभी पार्लर से तैयार होकर आई हूँ, ये काला टीका लगाकर मेरा सारा मेकअप खराब कर दोगी। और वैसे भी मैंने काला टीका लगाया है, तुम्हें लगाने की ज़रूरत नहीं है। शोभा अपना हाथ पीछे खींच लेती है। थोड़ी देर के लिए उसे अजीब लगता है, लेकिन फिर बाद में सोचती है कि भाभी सच कह रही थी। पार्लर से तैयार होकर आई है ना, कहीं काजल उनके चेहरे पर लग जाता तो पूरा मेकअप बिगड़ जाता। तारीफ करती हुई सुबह कहती है, भाभी आपका लहंगा बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, मैंने ये लहंगा पूरे 50,000 का खरीदा है। इस लहंगे को खरीदने के लिए मैं कानपुर गई थी, सारी शॉपिंग कानपुर से ही की है। और तुमने अपना लहंगा कहाँ से खरीदा? मुझे तो ऐसा लगा है कि तुमने किसी लोकल मार्केट से खरीदा है। भाभी की बात सुनकर शोभा थोड़ी सी सकपका गई, क्योंकि आसपास के सभी लोग उन दोनों की बातें सुन रहे थे और किंजल की बात सुनकर सभी हंसने लगे थे। शोभा कोई जवाब नहीं देती है और कहती है, भाभी मैं जानती हूँ सभी लोग मेरा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। शादी के सारे रीति रिवाज में पूरे हो गए। किंजल ससुराल में दरवाजे के बाहर गृह प्रवेश के लिए खड़ी हुई है। सुनैना जी बड़े ही लाड से अपनी बहू की आरती उतारती है और बहू को अंदर लेकर आई। उफ, ये घर कितना छोटा है, चारों तरफ से बंद बंद है, इसमें तो हवा आने की कहीं जगह नहीं है। मेरा कमरा कौन सा है? मैं कौन से कमरे में बैठूंगी? शोभा मेरा कमरा कहाँ है? मुझे मेरे कमरे में लेकर चलो, इधर तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है भाभी, चलो मैं आपके कमरे में लेकर चलती हूँ। भाभी का हाथ पकड़कर शोभा ऊपर जाने लगती है। तभी सुनैना रोकती हुई कहती है, अरे शोभा, तू अपनी नई नवेली भाभी को लेकर कहाँ जा रही है? अभी तो नीचे बहुत सारी रस्मों का होना बाकी है, पहले उनको हो जाने दे, फिर भाभी को कमरे में लेकर जाना। थोड़ी देर में सारी रस्में हो जाएंगे। बाद में भाभी को ऊपर कमरे में लेकर गई। कमरे में पहुंचते ही किंजल चारों तरफ देखती है और कहती है, क्या इस कमरे में ऐसे ही है? मैं इतनी गर्मी में कैसे रहूँगी तुम्हारे घर में? कहीं भी एसी नहीं है लगा हुआ क्या? नहीं भाभी, मेरे घर में क्या, आप पूरे गांव में किसी के भी इधर चले जाओ, आपको कहीं भी एसी नहीं मिलेगा। गांव में एसी नहीं लगते हैं, सबके घर पंखा ही काफ़ी है। किसी किसी के घर में कूलर मिल जाएंगे। किंजल अपने सर के पल्लू को पीछे फेंकते हुए कहती है, मैं भी कहाँ आकर फंस गई। एक तो ये घर इतना छोटा है, ऊपर से इस घर में कोई व्यवस्था भी नहीं है इतनी गर्मी में, और घर में एक एसी भी नहीं है। दूसरे दिन किंजल अपने पति से एसी के बारे में बात करती है। मेरे कमरे में एसी लगवा देना, बहुत गर्मी है तुम्हारे घर में, मैं इतनी गर्मी में नहीं रह सकती। तुम्हें पता है मेरे मम्मी पापा ने सिर्फ मेरे लिए घर में एसी लगवाया था, मुझे एसी में रहने की आदत है। सोनू हाँ में सिर हिला देता है। शाम को वो अपनी माँ से एसी के बारे में बात करता है तो सुनैना जी कहती हैं, बेटा अभी अभी हमने शादी में इतने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, बहू के जेवर बनवाने में ही बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। 2-4 महीने रुक जाओ, उसके बाद एसी खरीदने के लिए जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम बहू के लिए एसी खरीद देंगे। और तुम्हें तो घर की परिस्थितियों पता है, कुछ भी तुमसे छुपा नहीं है क्या माँ? अब मैं किंजल को किस मुंह से मना करूँगा कि मैं इस घर में उनके लिए एसी भी नहीं खरीद सकता। किंजल सोनू और सुनैना जी की बातों को सुन लेती है और तुरंत ही अपने कमरे में जाकर माँ को फ़ोन लगा देती है और कहती है, माँ इस घर में मेरे लिए एसी भी नहीं है,
सासू माँ से खरीदने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। अब बताओ, आपने हमारी शादी गाँव में कैसे कर दी? इतनी गर्मी में कैसे रहूँगी? मेरा तो दम घुट रहा है। दूसरी तरफ फ़ोन पर माँ कहती है, बेटा तुम चिंता मत करो, अपने घर वापस आ जाओ, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, तुम्हें ऐसी गर्मी में नहीं रहने देगी। मैंने अपनी बेटी की शादी गांव में ज़रूर की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें ससुराल वाले उनको गांव की गवारन बना देगी। तब तक सोनू भी ऊपर कमरे में आ गया और दोनों की बातों को सुन लेता है और फ़ोन हाथ में लेकर कहता है, अरे मम्मी जी, किंजल को उधर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज ही उनके लिए एसी खरीद सकता हूँ, आप चिंता मत करिए। इतना कहकर सोनू फ़ोन काट देता है। भैया कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मैं पास के ही शहर में एसी खरीदने के लिए जा रहा हूँ, पर आपकी तो अभी सैलरी भी नहीं आई है। कोई बात नहीं है, मैं दोस्तों से उधार ले लूँगा। इतना कहकर मोटरसाइकिल लेकर सोनू पास के ही शहर में एसी खरीदने के लिए चला गया। पीछे से उनके माता पिता देखते रह जाते हैं। शोभा हंसते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ अब तुम्हारा लाडला तो गया तुम्हारे हाथ से। सुनैना जी उनके सर पर एक चपेट मारती है, जोरदार तमाचा मारते हुए कहती है, जा, घर के बहुत सारे काम पड़े हैं और भाभी ने खाना भी नहीं खाया है, उनको खाने के लिए बुला ले। ठीक है माँ। शोभा भाभी के कमरे में गई। उधर उनके मेकअप का बहुत सारा सामान रखा हुआ था। उसमें से शोभा सामान उठाकर देखने लगी तो किंजल हाथ से सामान छुड़ाती हुई कहती है, मेरे सामान को हाथ क्यों लगाया? यह मेरा बहुत ही महंगा और ब्रांडेड मेकअप का सामान है, तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम तो गांव की दुकान से सस्ती सी लिपस्टिक खरीद कर लगाती होगी। तुम्हें पता है मेरी ये लिपस्टिक की कीमत 1,500 रुपये हैं। शोभा को भाभी की बात बुरी लगी है। वो उनके मेकअप का सामान उधर ही छोड़कर यह कहकर कि उनको माँ नीचे खाने के लिए बुला रही है, आ जाना, शोभा नीचे आ जाती है। इसी तरह से पूरा 1 महीना निकल जाता है। किंजल अपने मायके की पग फेरों के लिए जाती है और वापस भी आ गई। उनको घर में आए हुए पूरा 1 हफ्ता निकल गया। पूरा 1 महीना 1 हफ्ता निकल गया, लेकिन 1 हफ्ते में उसने घर का एक भी काम नहीं किया। ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही एसी चलाकर बैठी रहती और फ़ोन पर कुछ ना कुछ करती रहती। ना तो घर में हुए किसी से बात करती और ना ही किसी काम में हाथ बटाती। उसे काम में मन ही नहीं लगता। उसे लगता कि नीचे रसोई में खाना बन गया है, वैसे ही नीचे आकर खाना अपने कमरे में लेकर खा लेती। सोनू भी उससे कुछ नहीं कहता, पूरा दिन अपनी पत्नी के आगे पीछे डार्लिंग डार्लिंग कहते हुए घूमता रहता। भाभी के आने के पहले तक शोभा बड़ी ही नटखट और चंचल स्वभाव की थी, लेकिन जब से भाभी आई है, अपनी माँ को पूरा दिन काम करते हुए देखती है तो वो अपनी माँ के साथ कामों में हाथ बटाने लगती है। माँ अपनी सब्जी बना दी है ना, बहुत देर से रसोई में लगी हो, जाओ आराम करो, रोटियां मैं सेक लूँगी। एक दिन शोभा के पिताजी कहते हैं, सुनैना, बहू को घर में आए हुए 1 महीना होने को है, उसने तो पूरी रसोई ठीक से देखी भी नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। अब घर में बहू आ गई है तो अपनी रसोई बहू को सौंप दो। क्या अब भी तुम रसोई में ही लगी रहोगी? शाम को सुनैना जी बहू से कहती है, बहू आज से रसोई का काम तुम ही संभालना, मैं ऊपर के काम देख लिया करूँगी और शोभा रसोई में तुम्हारी मदद कर दिया करेगी। क्या माँ जी, मैं रसोई में काम करूँगी, वो भी इतनी गर्मी में? मैंने अपने घर में एक रोटी तक नहीं बेली और इधर मैं 5 लोगों का खाना बनाऊँगी? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? मैं इतनी गर्मी में किसी के लिए खाना बनाने वाली नहीं हूँ। देख रही हो ना मेरे हाथों के नाखून कितने अच्छे हैं। मैंने अभी पार्लर में इसको बनवाया है, इतने महंगे पड़े थे, कितना पैसा लगा था। आई रोटियां बनाने में मेरे सारे टूट जाएंगे रे। भाभी की बात सुनकर शोभा कहती है, क्या भाभी, आपको पता नहीं था क्या ससुराल में जाकर काम भी करना पड़ेगा? तो इतने बड़े बड़े नेल करवाने के क्या ज़रूरत थे? क्यों करवाए आपने? इनको तो आपको काटना ही पड़ेगा।
माँ की भी उम्र हो गई है और एक दिन मेरी भी शादी हो जाएगी, तो घर के काम धाम और रसोई तो आपको ही संभालना है ना। तो क्यों ना अभी से आप संभाल लें, आपके लिए भी अच्छा होगा। बड़ी आई मुझे अच्छा बुरा बताने वाली, अपनी भाभी से बात करने की तमीज़ नहीं है तुझे और मुझे सिखाने की कोशिश कर रही है। आने दो तुम्हारे भैया को, आज तुमसे उनसे तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। शाम को पास के ही शहर में जहाँ सोनू नौकरी करता था उधर से घर आ रहा था। सोनू के हाथों में दो बड़े बड़े पैकेट हैं, जिसे देखकर शोभा कहती है, भैया पैकेट में क्या लेकर आए हो। तो उसका भाई कहता है, पहले ऊपर से भाभी को बुला कर लाओ, उसके बाद पता चलेगा इस पैकेट में क्या है। शोभा बेबस होकर भाभी के कमरे में बुलाने चली जाती है। किंजल बाथरूम में थी तो वो उधर ही कुर्सी पर बैठकर भाभी के निकलने का इंतजार करने लगी। लेकिन जब किंजल बाथरूम से निकल कर आई और उसने अपने कमरे में शोभा को बैठे हुए देखी तो चिल्लाते हुए कहने लगी, मेरे कमरे में क्या कर रही हो। अगर एसी की ठंडी हवा का इतना ही शौक है तो अपने माँ बाप से कहकर अपने लिए एक एसी क्यों नहीं लगवा लेती। मेरे कमरे में आकर क्यों बैठ गई। नीचे तो पंखे की गर्म हवा के थपेड़े खाते रहती हो, चलो निकलो मेरे कमरे से। भाभी की बात सुनकर शोभा की आंखों में आंसू आ गए और वह रोती हुई नीचे उतर आई। इधर सोनू आवाज़ देकर किंजल को नीचे बुलाता है और कहता है, किंजल तुमने मुझे फ़ोन करके कहा था कि तुम्हें कचौड़ी समोसे और जलेबियाँ खाने का मन हो रहा है, इसलिए देखो मैं तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दुकान से यह सारा सामान खरीद कर लाया हूँ। जलेबी तो देसी घी से बनी है। एक काम करो सोनू, सारा सामान ऊपर ही ले आओ, मैं नीचे नहीं आ सकती, नीचे बहुत गर्मी है, एसी में मैं बैठकर खाएंगे। सीढ़ियों से किंजल अपने पति को आवाज़ देती हुई कहती है। सोनू भी सारा सामान लेकर ऊपर चला गया। सुनैना जी अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर कहती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, किसी ने कुछ कहा है क्या। माँ आपको दिखाई नहीं दे रहा, भैया शादी के बाद कितना बदल गए हैं। पहले तो कुछ भी सामान लाते थे सबसे पहले मुझे खाने के लिए पूछते थे, लेकिन अब तो उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं, सारा सामान ऊपर ले गए, जबकि उन्हें पता है मुझे कचौड़ियाँ कितनी ज़्यादा पसंद है। मैंने तो सोचा था घर में भाभी आएंगी तो मुझे एक मेरी नई सहेली मिल जाएंगी, लेकिन भाभी तो मुझसे ढंग से बात तक नहीं कर रही हैं। भाभी के कमरे में जाओ तो भाभी अपने कमरे से भगा देती हैं। बेटे का बदला हुआ स्वभाव सुनैना जी और उनके पति से छुपा हुआ नहीं था। बहुत दिनों से बहू बेटे के इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त कर रही थी। इतने दिनों से रसोई में खाना शोभा बना रही थी। सुनैना जी ऊपर का काम करती है और साथ ही साथ सिलाई का काम भी करती है। किंजल अपने पति से कहती है, मुझे गांव में अच्छा नहीं लगता, एक काम करते हैं, जहां तुम्हारी नौकरी है उधर ही एक बड़ा सा घर खरीद लेंगे, हम दोनों उसी घर में रहेंगे। वैसे भी तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी माँ और बहन मुझसे झगड़ा करती है, क्या उनकी इतनी हिम्मत जो तुम्हें कुछ कहे। अभी नीचे जाकर समझाता हूँ। और हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे भी आने जाने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम हम करवा देंगे। वो कैसे, आश्चर्य से सोनू किंजल से पूछता है। कल ही तुम्हारे पिताजी माँ से बात कर रहे थे शोभा की शादी के बारे में, उन्होंने एक रिश्ता देखा है, कह रहे थे लड़का नौकरी करता है, सब मिलाकर के शादी में 10 लाख तक तो हो ही जाएंगे। माँ कह रही थी 10 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा है, हम कहाँ से इतने सारे पैसे लाएंगे। तुम चिंता क्यों कर रही हो सुनैना, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए एफडी कर रखी थी, तुम शायद भूल रही हो। उसको शादी में तुड़वा देंगे, धूमधाम से शादी करेंगे। क्या पिताजी ने शोभा के नाम पर 10 लाख की एफडी कर रखी है और मुझे पता भी नहीं है। और इतनी महंगी शादी की क्या ज़रूरत है, कोई ठीक ठाक लड़का देखकर शादी कर देंगे, इतने पैसे खर्च नहीं करने देंगे। तभी सुनैना जी की बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है। सोनू बेटा नीचे आओ, तुम्हारे पिताजी को पता नहीं क्या हो गया है, जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर चलो।
सोनू नीचे आया तो देखा उसके पिताजी ज़मीन पर बेहोश पड़े हुए हैं। उनको दिल का दौरा पड़ा था। अस्पताल ले जाने से पहले ही वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। सुनैना जी और शोभा का रो रो कर बुरा हाल था। बहू की आंख से एक आंसू भी ना निकला। 13वीं होने के दूसरे दिन ही सोनू और किंजल सुनैना जी के पास आते हैं और कहते हैं, माँ, किंजल ने शोभा के लिए एक अच्छा लड़का देखा है। अगर उसे शोभा पसंद आ जाता है तो आगे शादी की बात पक्की कर देंगे। सुनैना जी अचंभित होकर अपने बेटे बहू की तरफ देखती हैं। बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? अभी तुम्हारे पिताजी को गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम घर में शादी ब्याह करने की बात कर रहे हो? चिल्लाती हुई बहू कहती है, तो क्या हुआ? क्या करें? एक तो हम अपने बहू बेटे होने का फर्ज निभा रहे हैं, तुम्हारी बेटी की शादी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहे हैं। बुढ़ा तुम्हें और तुम्हारी बेटी को छोड़कर चला गया। तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए कि तुम्हारे बहू बेटी की शादी के लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई है। और फिर अगर हम शादी नहीं करेंगे तो तुम बूढ़ी हो, कहाँ अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाओगी? कैसे रहोगी? उसकी शादी तुम कैसे करोगी? चिंता मत करो बहू, शोभा के पिताजी पहले ही उनके लिए एक लड़का देख कर गए थे। हम उधर ही उनकी शादी पक्की कर देंगे। और इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? उनका भी मेरे पास इंतजाम है, वो सब भी हम कर लेंगे। सुनैना जी की बात सुनकर बेटे बहू उनके कमरे से चले तो जाते हैं, लेकिन रसोई में खड़ी हुई किंजल अपने पति से कहती है कि यह बुढ़िया उन्हें 10 लाख की धमकी दे रही है और उसी की अकड़ में हम दोनों से ऐसा बोल रही है। 10 लाख रुपए शोभा की शादी में खर्च नहीं होने दूंगा। वो पैसे मैं अपने घर खरीदने में खर्च करूंगा। सुनो जी, अगर बुढ़िया से पैसे निकालना है तो हमें थोड़ा आराम से काम लेना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर हम लड़ झगड़ कर माँ से पैसे मांगेंगे तो वो हमें नहीं देंगी। मीठी छुरी चलानी पड़ेगी। दूसरे दिन ही सोनू कहता है, माँ, ठीक है, आप जहाँ कह रही हो मैं उधर शोभा की शादी कर दूंगा, लेकिन उनके लिए पैसों का इंतजाम पहले करके रखना पड़ेगा। अब आपके पास जो भी पैसे हैं मुझे दे दो, जिसमें मैं आगे की तैयारी कर सकूं। बहू भी आगे पीछे घूमने लगती है। बहू के बदले हुए स्वभाव को देखकर सुनैना जी को लगता है शायद पिताजी के जाने की वजह से बेटे बहू के व्यवहार में बदलाव आया है और वह धोखे में आकर एफडी के कागज बेटे को दे देती है। बेटा एचडी को तुड़वाकर अपने अकाउंट में पैसे जमा कर देता हूँ। कुछ दिन बीत जाने के बाद सुनैना जी कहती है, बेटा, जहाँ तुम्हारे पिताजी ने शोभा के रिश्ते की बात की थी, तुम कल ही उन लोगों के पास चले जाओ और आगे बात बढ़ाओ। माँ, मैं अभी नहीं जा पाऊँगा, कल मुझे बहुत ज़रूरी काम है। जब भी सुनैना जी शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए कहती तो सोनू कोई ना कोई बहाना बना के टाल देता। एक दिन सोनू के पास घर में 2 व्यक्ति आए। सोनू उसके पास कुछ बातचीत कर रहा था और कुछ कागज भी उनके हाथ में थे। शोभा जब उस सबके लिए चाय नाश्ता लेकर गई तो वो दोनों व्यक्ति कुछ कागजात पर दस्तखत करने के बाद सोनू से हाथ मिलाकर कहते हैं, सोनू जी, अब यह घर मेरा हुआ और यह लीजिए पैसे। जितने आपने कहे थे उससे ज़्यादा ही है। 10 दिन का आपके पास समय है इस घर को खाली करने का। आप इनको खाली कर देना, उसके बाद हम भी आपको तुड़वाकर अपना एक नया घर बनाएंगे। शोभा चिल्लाती हुई कहती है, क्या भैया, तुमने माँ का घर बेच दिया? ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम माँ बाबूजी के घर को कैसे बेच सकते हो? शोभा की बात सुनकर, आवाज़ सुनकर सुनैना जी भी आ जाती हैं और घर बेचने की बात सुनकर वो दरवाजे पर ठगी सी खड़ी रह जाती हैं। बेटा, अपनी माँ के ही साथ ऐसा इतना बड़ा धोखा किया? घर बेचने से पहले मुझे एक बार बताया भी नहीं? क्या मेरा कोई हिस्सा नहीं था जो तुमने मुझसे बिना पूछे कि ये घर को बेचा जाए या नहीं, उन लोगों को बेच दिया? सोनू अंदर जाता है और शोभा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। सुनैना जी और शोभा ने अपने भाई का ऐसा रूप देखकर दंग रह गई। बेटा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी छोटी बहन पर हाथ उठाते हुए?
और तुमको शर्म नहीं आती है 4 लोगों के बीच में बोलते हुए? मैं उस बाहर वाले लोगों के साथ बात कर रहा था, तो इसे बीच में बोलने की क्या ज़रूरत थी? कुछ तमीज़ और संस्कार तो अपनी बेटी को सिखाए नहीं आपने? तो मुझसे क्या गलत कहा? तुमने उसके माता पिता का घर बेचा है, तो क्या वो तुम्हें कुछ पूछ भी नहीं सकती? उसका इस घर में पूछने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इस घर का बेटा हूँ, इस घर के साथ कुछ भी करूँ। बेटा, मेरे जीते जी तुम मेरी बेटी और मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकते। माँ को धक्का देते हुए सोनू कहता है, क्या लोगी तुम? मैंने घर बेच दिया, कुछ कर पाए? और ये घर बेचकर हमने शहर में घर ले लिया। क्या बेटा, तुमने शहर में घर खरीद लिया? बताया भी नहीं। तो मुस्कुराती हुई बहू कहती है, तुम लोगों को बताकर क्या करना था? हम दोनों ने अपने लिए शहर में घर खरीदा है। कुछ पैसे कम पड़ रहे थे तो इस घर को बेच दिया। अब आराम से हम दोनों अपने शहर में घर में रहेंगे, जहाँ सारी सुख सुविधा होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इस छोटे से घर में मेरा बड़ा दम घुटता था। अच्छा है इससे पीछा छूटा, और तुम लोग यह उम्मीद मत करना कि अब हम अपने नए घर में तुम दोनों को लेकर जाएंगे। अपना कहीं और रहने का इंतजाम देख लेना। बहू, तुम्हारे लिए यह छोटा घर होगा, पर मेरे लिए तो पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। तुमने मेरे ही पैरों से जमीन और घर से छत छीन ली। यह तुमने अच्छा नहीं किया। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मेरी बसी बसाई घर गृहस्थी तुम दोनों ने उजाड़ दी। अपनी माँ की घर गृहस्थी को उजाड़ कर अपनी घर गृहस्थी बसाने जा रहे हो बेटा। यह अच्छी बात नहीं है। माँ जी, मुझसे अच्छी बुरी चीज़ें मत समझाओ। मैं इस सारी बातों को नहीं मानती हूँ। मैं तो बस आगे बढ़ना जानती हूँ, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। शोभा अभी तक खड़ी 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 रो रही थी। तभी उसकी भाभी कहती है, बड़ी आई नौकरी वाले से शादी करने, अरमान सजाने वाली। अब आराम से बुढ़ापे तक की अपनी माँ के साथ रहना। शादी करने की तो बात दूर, कोई बिना पैसों के तुम्हें पसंद तक नहीं करेगा। तभी बाहर ट्रक की आवाज़ आती है। सोनू घर का सारा सामान भर कर शहर के घर ले गया। सुनैना जी रो रही है, बेटा तुमने यह ठीक नहीं किया। अब मैं क्या खाऊंगी, कैसे अपना और अपनी बेटी का पेट भरूंगी? अपने साथ नए घर में ले चलो। तो किंजल उसके हाथ में एक कटोरा थमाते हुए कहती है, लो माँ जी, इसको लेकर सड़कों पर निकल जाओ। भीख में इतना पैसा तो मिल ही जाएगा कि अपना और अपनी बेटी का पेट भर सको। अगर किसी दिन पेट ना भरे तो मेरे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आ जाना। मैं तुम्हें भर पेट खाना तो खिला ही दूंगी। इसी बहाने बाहर से मेरा घर भी देख लोगी। बहू बेटे की बात सुनकर सुनैना जी फपक फपक कर रो पड़ी। माँ को इस तरह से रोता हुआ देखकर शोभा भाभी से कहती है, आज तुमने हमें घर से बेघर कर दिया है। देखना एक दिन मैं तुम्हें भी बड़ा घर लूँगी, तुमसे भी बड़ा घर बनाकर रहूँगी। आज तुम मेरी माँ को खून के आंसू रुला रही हो, एक दिन तुम भी मेरी माँ की तरह रोओगी। आज मेरी माँ के पास घर नहीं है, किसी दिन ऐसा होगा कि तुम्हारे पास भी घर नहीं होगा। किंजल चिल्लाती हुई कहती है, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। फिलहाल तो तुम दोनों सड़क पर खड़ी हो। घर के बाहर खड़ी हुई सुनैना जी और शोभा भाभी भाई जाते हुए देखती रह गई। ना तो अब घर उनका रहा, ना कोई रिश्ता। आज पूरे 4 साल बीत चुके हैं और इन 4 सालों में इतना कुछ कितना कुछ बदल गया कि किंजल और सोनू एक बड़े से बंगले के बाहर सिक्योरिटी वाले के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं कि इस बंगले में उनकी बहन और माँ रहती है। हमें उनसे मिलने दीजिए, बहुत ज़रूरी काम है। एक बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है जिसके एक बड़े से गेट के बाहर 2 सिक्योरिटी वाले खड़े हैं। तभी एक पति पत्नी उधर आते हैं और कहते हैं कि इस बंगले में रहने वाली मालकिन से उन्हें मिलना है। वो उनको बहुत अच्छे से जानती हैं। एक बार मुझे उनसे मिल लेने दो, मैं तुम्हारे हाथ पांव जोड़ती हूँ। एक सिक्योरिटी वाला अंदर जाता है और कहता है, मैडम आपसे बाहर 2 लोग मिलने आए हैं। घर की मालकिन सीसीटीवी कैमरे के बाहर देखने लगते हैं कि उनसे कौन मिलने आया है। देखते ही गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं और कहती हैं,
जो लोग मुझसे मिलने आए हैं ना, उनको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो और कहना इस घर में मालकिन उन दोनों को नहीं जानती और दोबारा से मेरे घर के बाहर नहीं दिखना चाहिए। पर मैडम, वो दोनों कह रहे हैं कि वो आपके भैया भाभी हैं। गुस्सा करते हुए शोभा कहती है, मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उन दोनों को अभी के अभी घर से बाहर निकालो। तभी सुनैना जी, जो कि झूले पर बैठी हुई है, दरवाजे पर कुछ लोगों की आवाज़ सुनकर गेट के पास आ जाती है। माँ, आपकी दवाई का समय हो गया है, अंदर आ जाइए। यह कहते हुए शोभा झूले की तरफ जाती है, लेकिन सुनैना जी दिखाई नहीं देती हैं। अपनी माँ को गेट के बाहर खड़ा हुआ देखकर शोभा भी उधर ही आ जाती हैं। शोभा को देखकर उसके भाई भाभी उसके पास भागते हुए आते हैं और कहते हैं, शोभा मेरी मदद कर दो, हम बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। शोभा सिक्योरिटी वाले से कहती है, तुमने अभी तक इन लोगों को निकाला नहीं? अभी तक हमारे घर के दरवाजे पर ही खड़े हैं। और तुम्हें हमारा पता किसने दिया? हमारे घर तक कैसे पहुंच गए? किंजल गिड़गिड़ाती हुई कहती है, शोभा, हमने जो किया है उसी के कर्मों का फल हमें मिल रहा है। हम शहर में अपने घर में 1 साल भी सुकून से न रह पाए और जिसमें हमें घर बेचा था, पता चला उसने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। उस घर को उसने 2 से 3 जगह बेचा था। कोर्ट ने हमें उस घर को खाली करने का आदेश दे दिया, क्योंकि एक घर के 3 मालिक हो और एक घर के अंदर रहे, 2 घर के बाहर रहे, ऐसा संभव नहीं। पिछले 4 साल से किराए से रह रहे हैं, जैसे तैसे अपनी नौकरी से सारे खर्चे चला रहे थे। शहर के खर्चे तो तुम्हें पता है, बड़ी मुश्किल से खर्चा निकाल पाते हैं। और एक दिन अचानक पता चला कि सोनू की कंपनी भी बंद हो गई। लेकिन किस्मत को यह भी मंजूर नहीं था, अभी हमें और भी कुछ देखना था। एक दिन अचानक से सोनू की तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में भर्ती कराई तो पता चला कि उसके पेट में बहुत बड़ी पथरी है। ऑपरेशन कराने में हमारे बचे कुछ सारे पैसे खर्च हो गए, अब तो खाने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। हमारी कुछ मदद कर दो ना। तो हमारे पास रहने के लिए घर है, ना ही खाने के लिए कुछ पैसे हैं। तुम तो इसमें इतने बड़े घर की मालकिन हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, क्या तुम अपने भैया भाभी की मदद नहीं कर सकती? पहली बात तो तुम यह बताओ कि तुम्हें हमारे घर का पता किसने दिया? जब मैं हॉस्पिटल में सोनू का इलाज करा रही थी तो मैंने तुम्हें और माँ जी को उसी अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर राघव के साथ कार में बैठते हुए देखा। आसपास के लोगों से पूछा तो स्टाफ ने बताया कि वह इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर राघव की वाइफ है। डॉक्टर राघव जिस रास्ते से आते थे उसी रास्ते में एक छोटा सा घर इस माँ बेटी का भी था। शोभा अपनी कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, घर के काम करती, माँ को संभालने के साथ साथ सिलाई भी करती थी और जब माँ बीमार होती तो इसी अस्पताल में उन्हें दिखाने के लिए आती। शोभा की लगन, ईमानदारी और खूबसूरती को देखते हुए डॉक्टर राघव ने उनसे शादी करने का फैसला ले लिया और वह उनकी माताजी हैं। मैंने उनकी किसी तरह उधर से ही पता निकालकर तुम्हारे घर तक पहुंची। सुनैना जी बहू की बात सुन अंदर से एक कटोरा लेकर आती है और बहू बेटे के हाथ में थमाते हुए कहती है, वैसे तो तुम दोनों हट्टे कट्ठे हो, कहीं भी मजदूरी करके अपना पेट पाल सकते हो, लेकिन भिखारी की तरह मेरे सामने हाथ फैला रहे हो। तो ये कटोरा ले लो और सड़क पर बैठ जाओ, इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि तुम्हें तुम्हारा पेट भर जाए। माँ, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। नहीं भाभी, इसमें शर्मिंदा करने वाली क्या बात है, यह तो समय का खेल है। और भाभी, मैंने आपसे क्या कहा था कि एक दिन शहर में मेरा भी आपसे बड़ा घर होगा? तो देख लो भाभी, मेरा घर कितना बड़ा है। घर बड़ा होने के साथ साथ घर में कितने सारे नौकर चाकर हैं, 4-4 गाड़ियाँ हैं। आपने मेरी माँ को सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया था ना, लेकिन देखो आज मेरी माँ रानी महारानी की तरह मेरे साथ घर में रह रही है। शोभा अपने हाथ में लिए हुए एक बैग को सिक्योरिटी वाले को देते हुए कहती है, इस सामान को कुछ अपने घर लेकर जाना। अरे मेम साहब, इस बैग में क्या है?
इसमें मेरा ब्रांडेड मेकअप का सामान है। कुछ ज़्यादा खरीद लाई थी तो सोचा इसमें सारे मेकअप के सामान का मैं क्या करूँगी। तुम अपनी पत्नी के लिए ले जाना, खुश हो जाएगी। ठीक है मेम साहब, मैं ज़रूर ले जाऊँगा। शोभा की बात सुनकर आज किंजल शर्म के मारे ज़मीन में गड़ी जा रही थी। सोनू कहता है, माँ जी आप ही शोभा को समझाइए ना, अपने भैया भाभी के साथ किस तरह का बर्ताव कर रही है। क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं है? शोभा कुछ भी कहे, फिर मैं भी उनका भाई हूँ। सुनैना जी सोनू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती हैं, कौन सा भाई, कौन सा भाई? अरे तू तो भाई कहलाने लायक नहीं है। ना तो तू अच्छा भाई बन सका, ना तो तू अच्छा बेटा बन सका। हम दोनों माँ बेटी को बेघर करके छोड़ आया था और आराम से अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया था। अपने नए घर में हम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा करने के बाद भी तुम लोगों को मेरी बेटी से मदद मांगते हुए शर्म नहीं आई? निकल जाओ इस घर से, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। सिक्योरिटी आगे से ध्यान रखना, इस तरह के लोग हमारे घर के आसपास भी नहीं भटकने चाहिए। इतना कहकर शोभा अपनी माँ का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। पीछे से किंजल और सोनू उसे देखते रह जाते हैं। तो दोस्तों, किंजल और सोनू ने अपनी माँ और बहन के साथ जो किया था ना, उन्हें आज उसी का ही फल मिल रहा था। उन्होंने अपनी माँ के साथ धोखा किया, उन्हें घर से बेघर कर दिया। जब दूसरों का घर छीनोगे तो खुद भी छत छिन जाएगी, क्योंकि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। इसलिए हमेशा सोच समझकर कार्य करना चाहिए। कभी भी किसी के साथ ना तो धोखा करना चाहिए, ना ही किसी की जायदाद या प्रॉपर्टी को हड़पना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।